तो आयोनाइजेशन एनर्जी में थर्ड पीरियड में अगर बात करो तो सेकेंड पीरियड में आप क्या लिखते, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। तो लिथियम के नीचे होता है सोडियम, तो हमने सोडियम लिख दिया। आप लिथियम के बगल में क्या लिखते, बेरिलियम, बोरन में करेक्ट बताइए, करेक्ट ऑर्डर, बेरिलियम और बोरन में बोरन आप लिखते, क्योंकि बेरिलियम का फुल फील्ड होता है। तो वैसे ही अगर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में लिखना है तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और बोरन के नीचे एल्युमिनियम, तो किसका लिखेंगे, एल्युमिनियम का, देन मैग्नीशियम। आगे बढ़िए, सिलिकॉन जैसे कार्बन एजिजोल होता है तो सिलिकॉन भी वहीं आ जाएगा। फास्फोरस और सल्फर में बताइए किसका लिखेंगे आप, याद करो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसका लिखते थे ज्यादा, ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा सल्फर, और यहाँ पे फास्फोरस। बोलो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसका ज्यादा लिखते थे, नाइट्रोजन का ज्यादा लिखते थे ना, ऑक्सीजन का नहीं, नाइट्रोजन का ज्यादा लिखते थे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के जस्ट नीचे होता है फास्फोरस, फास्फोरस ज्यादा हो जाएगा किससे, सल्फर से। और क्लोरीन और आर्गन में आप बताओ क्या होगा, क्लोरीन देन आर्गन। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट हो गया। देख लो आपके सामने करेक्ट ऑर्डर, क्लियर हो गया। इसमें चेंजिंग कहाँ कहाँ कर देना है, बस यहाँ और आप इससे भी इजी तरीका से सीख लो। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता था उसमें कहाँ कहाँ चेंजिंग होता था, उसमें चेंजिंग होता था बेरिलियम में, बोरन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में। तो जब थर्ड पीरियड एलिमेंट की बात करोगे तो वैसे ही समझो, जहां वहां चेंजिंग होता था जैसे, वैसे ही यहाँ भी चेंजिंग होगा। तो यहाँ कहाँ चेंजिंग हो जाएगा तुम्हारे पास, मैग्नीशियम, देखो यहाँ पे चेंजिंग मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और फास्फोरस एंड सल्फर। क्लियर हो गया, हो गया क्लियर। अब देखो सेकेंड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करो ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो कहाँ कहाँ चेंजिंग होगी बताओ सेकेंड वाली केस में। अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात करें तो आप इसे देख लो, इस ट्रेंड को, ठीक है, आपको मालूम हो जाएगा, ठीक है। बताओ जल्दी, यहाँ पे इसको भी देख सकते हो, तो बेरिलियम कार्बन, ठीक है। तो अब बेरिलियम के जस्ट नीचे कौन होता है, बोलो, मैग्नीशियम, ठीक है। कार्बन के जस्ट नीचे थर्ड पीरियड में कौन होता है, सिलिकॉन। बोरन के जस्ट नीचे कौन होता है, एल्युमिनियम। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, और नियन के नीचे आर्गन, लिथियम के नीचे सोडियम। जी हाँ, सोडियम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड पीरियड एलिमेंट में सबसे ज्यादा सोडियम का हो जाएगा, क्योंकि सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे दैट विल अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप देखते हो। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्रेंड पे आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद, ठीक है। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड है हमारे पास मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। थोड़ा सा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको आप EN करते हो। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, मैं बता दूं, यहाँ कंसेप्ट सीख लो पहले। EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्टार होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस SH। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर देखो ये भी होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसेप्ट सीख लो।
यानी अफेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के भी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखो। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक कैरेक्टर, यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप बात करो तो यहाँ देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रांसियम। देखो फ्रांसियम के लिए बहुत क्लियर डाटा नहीं आता है, बुक्स में लिखा जाता है लेकिन बहुत रिलायबल डाटा नहीं है फ्रांसियम के लिए, ठीक है। तो हम बात सीसियम तक करेंगे। तो ऊपर से आप नीचे आते हो तो साइज इसका बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो जेड स्टार बढ़ता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ता है। यही कारण है कि नीचे से जब ऊपर आप जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू बढ़ेगा, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू नीचे से ऊपर जाकर बढ़ेगा तो याद रखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, याद करो, पीरियोडिक टेबल में हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom of an element to attract bond pair or shared pair of electron towards itself, ठीक है। यानी बॉन्ड पेयर और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो ताकत होती है किसी एटम की, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एलिमेंट। बात समझ में आ गया? सिंपल समझो, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की क्षमता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। नाम से ही क्लियर करो। क्लियर हो गया? अब देखो आप, ठीक है। तो इस केस में ऊपर से नीचे आते हो तो रेडियस बढ़ेगा, नीचे से ऊपर जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा क्या होता है जी? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करो तो ऊपर से नीचे आएगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। क्लियर हो गया? ठीक है। डाटा की अगर बात करोगे तो डाटा में पोटासियम और रुबिडियम दोनों का लगभग सेम बताया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, 0.7 0.7, ठीक है। पॉलिंग स्केल दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम बताई जाती है। लेकिन जब कंपेयर करोगे तो पोटासियम और रुबिडियम दोनों में, तो रुबिडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटासियम। क्लियर हो गया? तो ये मेटेलिक कैरेक्टर, यहां हमने क्या लिखा है भाई? कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। कोई दिक्कत है? नहीं। तो मेटेलिक कैरेक्टर भी कैसे बढ़ेगा? ऊपर से नीचे आओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्लियर हो गया? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। सेम ट्रेंड होगा इसमें भी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम। क्लियर हो गया? सेम ट्रेंड, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल का, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार। चलिए, अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स से, अर्थ मेटल्स से, याद रखना हमेशा। क्यों कम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि अल्कली मेटल्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात करोगे तो अल्कली मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अपने अपने पीरियड में ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दिस इज द रीजन अल्कली मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर होगी? लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, उसकी ओर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये, ठीक है। देखो, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेल एच वाई, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हो? नाम से क्लियर है, हाइड्रेशन का से मतलब है वाटर का। जब एक्वस सॉल्यूशन में तुम एस ब्लॉक एलिमेंट को या अदर एलिमेंट को भी आप ले सकते हो कुछ एग्जांपल में, लेकिन यहाँ एस ब्लॉक पर हम फोकस करेंगे क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जब किसी एलिमेंट को उसके आयोनिक फॉर्म में या एटॉमिक फॉर्म में जब हम डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, पानी में, जब पानी में हम डालते हैं किसी आयन को, ठीक है, तो पानी में डालने के बाद आयन का इंटरेक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स से। फिर से समझ लो, जब हम किसी भी आयन को डिजॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यानी H2O के साथ उस आयन का यानी कैटायन का, मेटल के केस में कैटायन होगा, तो उस कैटायन का एक्वस सॉल्यूशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं H2O उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और इसी इंटरेक्शन के बाद जहां भी इंटरेक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि H2O के बारे में आप जानते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये होता है कि नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। देख लो हाइड्रोजन पे। अब कोई मेटल आयन तुम यहाँ रखा, M+ मेटल आयन, तो इसके निगेटिव एंड से यानी H2O का निगेटिव एंड क्या है? ऑक्सीजन। इससे मेटल के जो पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल का, उससे इंटरेक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल होंगे, इधर भी बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल, ये हमने पहले भी बताया है, ठीक है, जस्ट हम आपको रिकॉल करा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ तो यहाँ भी इंटरेक्शन होता है और ऐसे और भी इंटरेक्शन हो सकते हैं, ऊपर से दिखा सकते हो, इधर से इधर से। तो इस इंटरेक्शन के परिणाम स्वरूप जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इंटरेक्शन होगा, वहां एनर्जी का लॉस होगा। ये रूल है, ठीक है, ये नेचर का रूल है। जहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इंटरेक्शन होगा, वहां एनर्जी का लॉस होगा और स्टेबिलिटी आएगी। तो जब एनर्जी का लॉस होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ गया? तो इसी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आया? इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? When 1 mole of an ion is dissolved in excess of water, then energy is released. This energy is called as hydration energy. एक मोल किसी भी आयन को जब तुम डिजॉल्व करते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहां से एनर्जी निकलती है और इसी एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, जिसको डेल एच वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया? और ये डेल एच वाई दो फैक्टर पे यहाँ भी डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ साइज ऑफ कैटायन, ठीक है। रेडियस ऑफ कैटायन R+ को क्या कहते हो आप? रेडियस ऑफ कैटायन। ये रेडियस ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गया? जिस कैटायन का साइज जितना बड़ा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वह उतना ही कम हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज कर पाएगा, और जिस कैटायन का साइज जितना कम होगा, वह एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ देखो, बहुत ही क्लियर है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी से समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेल एच वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायंस। साइज ऑफ कैटायंस। क्लियर हो गया? ये दो बात बिल्कुल याद रखो। एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद जब कैटायन का साइज तुम देखते हो, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद
एक साइज हो गया नॉर्मल, जो ऐसे तुम देख रहे हो गैसेस स्टेट में, और एक साइज होता है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद। जब एक्वस सॉल्यूशन में तुम केटायन को डालते हो तो केटायन का इंटरेक्शन होता है बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल से। अब मान लो कि ये केटायन है तुम्हारे पास, और इसको इतना इस रेडियस में, इस पेरिफेरी में पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या कर लिया, आपको ऐसे घेर लिया, ठीक है, इंटरेक्ट किया। घेरना मतलब इंटरेक्ट करना, यहाँ देख लो ऐसे इंटरेक्ट किया। अब इस केटायन की साइज, अगर इस केटायन की बात करोगे आप, ठीक है, अगर इस केटायन की बात कर रहे हो कि इस केटायन का साइज एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, जो केटायन का साइज बाहर में ही ऐसे है, बस एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद इस केटायन का साइज क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। क्यों बड़ा हो जाता है बताओ? क्योंकि बड़ा होने का कारण क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से वो घिर जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है तो उस टोटल पेरिफेरी को, जितना वाटर मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके साइज का कंसिडरेशन करते हैं। क्लियर हो गया? तो जो केटायन, याद रखना, जितना ही छोटा होगा, जितना छोटा होगा नॉर्मल में, नॉर्मल जो गैसेस की बात करोगे, जो केटायन जितना छोटा होगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से वो इंटरेक्ट करेगा, और ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद उसका साइज उतना ही बड़ा हो जाएगा। जो केटायन नॉर्मली जितना छोटा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो उतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है, इस बात को याद रखना। तो ऐसे याद रखना इस चीज को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस ये चीज याद रखो। और इसके अलावा जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको याद रखना, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, या इसी को कहोगे आप क्या, रेडियस, साइज या रेडियस ऑफ केटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज और रेडियस ऑफ केटायंस इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो आप, जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, या कहो जितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल किसी केटायन को चारों ओर से घेरे रहेगा एक्वस सॉल्यूशन में, उसको उसका हाइड्रेशन नंबर कहते हैं। हाइड्रेशन नंबर ऑफ केटायन, हाइड्रेशन नंबर, ठीक है, यानी अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसका हाइड्रेशन नंबर भी क्या है, ज्यादा होगा। नोट करते चलो। और जिसका साइज बड़ा हो जाएगा उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा। मान लो कोई बड़ा साइज का केटायन हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, और कोई छोटा साइज का केटायन हो गया एक्वस सॉल्यूशन में, फास्ट मूव कौन करेगा? जो स्मॉलर हो वो फास्ट मूव करेगा, जो लार्जर होगा वो लेस मूवमेंट होगा, उसका मूवमेंट उसका हिंडर्ड हो जाएगा। तो मूवमेंट ऑफ केटायन और आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए आयोनिक मोबिलिटी। क्या कहते हैं? आयोनिक मोबिलिटी। तो हाइड्रेशन नंबर अगर ज्यादा होगा तो आयोनिक मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायंस, ये बिल्कुल ध्यान में रखना कंसेप्ट, ठीक है, फिर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर होगी? अब हमारे पास देखो, क्लियर हो गया? अब मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल, यहाँ लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस एंड सीसियम प्लस, ये कैटायंस है अल्कली मेटल के। ऊपर से नीचे आओ तो इसका रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ता है। बात समझ में आ गया? तो हाइड्रेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगा? डेल एच वाई, नीचे से ऊपर। हाइड्रेशन एनर्जी अभी बताया था हमने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कैटायन। जब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगा तो हाइड्रेशन नंबर भी नीचे से ऊपर बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी Li+ का होगा।
यही कारण है कि Li प्लस को, लिथियम प्लस को सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेर लेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब ये साइज जो तुमको मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ केटायन, ये बाहर का साइज है नॉर्मल विदाउट एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाल दिया तब सबसे बड़ा साइज किसका दिखेगा, लिथियम प्लस का। क्यों, सबसे ज्यादा इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, अभी हमने समझाया था, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड, रेडियस और साइज इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है ये। रेडियस और साइज ऑफ केटायन इन एक्वस सॉल्यूशन, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा एक्वस सॉल्यूशन में, लिथियम प्लस का, और सबसे ज्यादा साइज होगा लिथियम प्लस का एक्वस सॉल्यूशन में, और सबसे छोटा साइज होगा सीसियम प्लस का, कहां, एक्वस सॉल्यूशन में। और जब साइज बड़ा होगा तो आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, लिथियम प्लस की आयोनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी और सीसियम प्लस की आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। बहुत बार आया वो क्वेश्चन, आयोनिक मोबिलिटी, मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा CS प्लस, सीसियम प्लस, और सबसे कम हो जाएगा इसका लिथियम प्लस का। क्लियर, जल्दी लिख लो, सेम ट्रेंड होगा इसके लिए, बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रोंशियम प्लस 2 एंड बेरियम प्लस 2, इनके लिए भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। देख लो, सबसे बड़ा रेडियस बेरियम प्लस 2 का, तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा बेरिलियम प्लस 2 का, ठीक है, B प्लस 2 का सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। यही कारण है कि एक्वस सॉल्यूशन में साइज B प्लस 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। फिर से आयोनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा बेरियम प्लस 2 का हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, और सबसे कम आयोनिक मोबिलिटी बेरिलियम प्लस 2 का। ऐसे ही हाइड्रेशन नंबर भी क्लियर हो गए। अब देखो यार, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सोडियम देखो, लिथियम सोडियम पोटासियम दे दिया, लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटासियम प्लस, ब्रैकेट में लिखा है HOH यानी वाटर। वाटर का यहाँ X मॉलिक्यूल, Y मॉलिक्यूल, Z मॉलिक्यूल, बोलो X Y Z में क्या रिलेशन होगा, ऐसा ऑप्शन बना के देगा। तो X Y Z पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रेशन नंबर पूछ रहा है। आपको अभी हमने बताया था हाइड्रेशन नंबर का कंसेप्ट, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, हाइड्रेशन नंबर उसी का ज्यादा। तो बताओ, लिथियम प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है ना, इसलिए हाइड्रेशन नंबर की बात करोगे, हाइड्रेशन नंबर X क्या है, XYZ हाइड्रेशन नंबर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल HY के, यानी X Y एंड देन Z। सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल घेरेगा लिथियम प्लस को। क्लियर, ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी। अगर आप बात करो लैटिस एनर्जी U नॉट की, तो याद रखना, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस और साइज ऑफ केटायन मेटल्स के केस में, ठीक है। रेडियस और साइज, हालांकि लैटिस एनर्जी का कंपाउंड के केस में अलग कंसेप्ट है, ये हमने बहुत डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ सिर्फ हम आपको ट्रेंड बता रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ अगर बात करो आप लिथियम प्लस
सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस और वेडियम प्लस और सीसियम प्लस का। तो बताओ ऊपर से नीचे भी बताया हमने R प्लस, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा Q नॉट, लैटिस एनर्जी का वैल्यू। ऐसे ही अगर आप कंसेप्ट ले लो, कंसेप्ट क्लियर हो गया। लैटिस एनर्जी क्या है ये सब डिफिनेशन हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं बताओ, किसको कहा जाता है लैटिस? जब एक मोल कोई भी किसी भी एलिमेंट से जब एक मोल उसका कैटायन और एनायन मिलकर एक मोल आयोनिक कंपाउंड बनाता है, या फिर कोई कैटायन भी अरेंज होता है अपने, मान लो सिर्फ कैटायन है, मेटल अपने लैटिस में कैसे अरेंज होता है कैटायन के फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है लैटिस एनर्जी का? When one mole of an ionic compound is formed from its constituent cation and anions, then the amount of energy released is called as lattice energy. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन मेटल के केस में, ये सभी मेटल्स है, मेटल के केस में जो लैटिस बनता है, अगर 1 मोल मेटल ले लो और उससे लैटिस जब बनेगा तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि मेटल के केस में मेटल कैटायन और इलेक्ट्रॉन उसके जो होते हैं वो लैटिस में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो 1 मोल किसी भी मेटल का जब लैटिस बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट कैटायन और इलेक्ट्रॉन के से, ठीक है। तो आप क्या कहते हो, इसे जो एनर्जी निकलती है इसे आप कहते हो लैटिस एनर्जी। क्लियर हो गया? तो इसके केस में अगर बात करो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम और बेरियम के केस में, तो बताओ सबसे ज्यादा रेडियस ऊपर से नीचे जाएगा, इसलिए U नॉट ये होगा। क्लियर हो गया? देखो जल्दी लिखिए। एक और कंसेप्ट यहां सीख लीजिए आप, आयोनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर। आयोनिक एंड कोवैलेंट कैरेक्टर्स ऑफ कैटायंस या फिर मेटल्स, ठीक है। अब देखो आयोनिक कैरेक्टर का क्या कंसेप्ट है, यहां से आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है। रेडियस या साइज ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। और कोवैलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कैटायन के। तो क्लियर है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर आयोनिक कैरेक्टर की बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस होता है, ऊपर से नीचे आएगा तो ये आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा कैटायन का, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर कैटायन का बढ़ेगा। इसके केस में भी यही होगा, ऊपर से नीचे आओगे तो आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाओगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? देखिए ठीक है, लिख लीजिए। चलो अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका क्या कंसेप्ट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड या इंटरमेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड या कहोगे इंटरमेटालिक बॉन्ड,
स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमेटेलिक बॉन्ड। इंटरमेटेलिक बॉन्ड क्या है भाई? मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड। इंटर मींस इन बिटवीन, मेटल मेटल के बीच के बॉन्ड को कहते हैं इंटरमेटेलिक बॉन्ड। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मेटल के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? साइज ऑफ मेटल। याद रखना। क्लियर हो गया? तो अगर इसके की बात करो आप, इसके केस में अल्कली मेटल्स के केस में अगर बात करो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम एंड सीसियम, इसके केस में अगर बात करो, क्लियर देख लो। अगर इसके केस में बात करो, जल्दी देखो, ठीक है, हो गया, क्लियर। तो ये ऊपर से नीचे इसका साइज बढ़ेगा, तो नीचे से ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मेटेलिक बॉन्ड ये बढ़ेगा। और यही कारण है कि नीचे से जब ऊपर जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा इसका, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होगा? बढ़ेगा। देखो, नीचे से ऊपर जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, और क्या बढ़ता है? बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? अब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? देखो, रेडियस ऊपर से नीचे, साइज भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाओगे तो बाय रूल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बाय रूल। बताओ आप, जल्दी ट्रेंड तैयार करो। हो गया? बन गया? जल्दी सेट करो ट्रेंड। तो ट्रेंड अगर सेट करोगे तो एमपी की अगर बात कर दें तो